नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। आज की दास्तान एक ऐसी लड़की के अपूर्ण प्रेम की है। सोचिए, अगर कोई आपको इतना चाहता हो कि अपनी मृत्यु के बाद भी आपको छोड़ने का नाम न ले, अगर उसकी चाहत ऐसी दीवानगी में बदल जाए कि वह हर हद पार कर दे, और फिर जब उसकी आत्मा लौटे सिर्फ आपको पाने के लिए, तो क्या आप उस मोहब्बत से बच सकेंगे या फिर हमेशा के लिए उसके बंधन में कैद हो जाएंगे? यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि एक डरावने सफर की है, जहां प्यार और खौफ के बीच की सीमा धुंधली होने लगती है। इसलिए खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह किस्सा आपकी रूह तक सिहरन उतार देगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और कमेंट में अपना नाम और अपना शहर जरूर लिखिए, ताकि हम आपको दिल से धन्यवाद दे सकें। तो चलिए, बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। सुनसान सड़क पर कार लगातार गति पकड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ फैली घना अंधेरा जैसी किसी काली चादर की तरह रास्ते पर फैल गया था। कार बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें बैठी लड़कियां पूरी तरह नशे में थीं। ड्राइविंग सीट पर बैठी त्रिशा शर्मा ही थोड़ी समझदार थी। उसने सिर्फ हल्का सा ड्रिंक किया था, क्योंकि उसे पता था कि गाड़ी को सुरक्षित घर तक पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है, और वह नहीं चाहती थी कि गाड़ी में बैठी किसी भी लड़की को कोई नुकसान पहुंचे। इन सबको गैंग ऑफ वासेपुर फिल्म बेहद पसंद थी, इसलिए उनकी कार में अक्सर उसी फिल्म का कोई गीत बजता रहता था। पीछे की सीट पर बैठी सीमा हल्की लेकिन लगातार चढ़ते नशे में थी, और बार बार त्रिशा से गाना चलाने की जिद कर रही थी। लेकिन त्रिशा पूरे होश में थी और ड्राइव कर रही थी, इसलिए वह इस समय गाना बदलने के मूड में नहीं थी। पर बाकी तीन सहेलियों के दिमाग पर वही गाना चढ़ा हुआ था। क्या तू थोड़ी देर अपने मूड को कंट्रोल नहीं कर सकती? त्रिशा ने थककर कहा। इस पर सीमा अचानक रोने लगी। यह उसका पुराना ड्रामा था, जिसे बाकी लड़कियां भी अच्छी तरह जानती थीं। देख रानू, सीमा ने रोते हुए कहा, यह मेरी एक भी नहीं सुनती। मुझे गाना सुनना है और यह मान ही नहीं रही। उसके बगल में बैठी रानू बोली, अरे अकेले में गाना, तू इसे क्यों परेशान कर रही है? त्रिशा खुद को पता नहीं क्या समझती है। दोनों फिर जोर जोर से चिल्लाकर गाने लगी। त्रिशा ने आंखें दबाईं और गाड़ी को संभालते हुए बोली, बस करो तुम दोनों, मुझे गाड़ी चलाने दो, वरना तुम्हें कहीं खाई में डाल दूंगी। आगे की सीट पर बैठी लवलीन भी पूरी तरह नशे में धुत थी। वह भी धीरे धीरे गुनगुना रही थी, लेकिन पीछे बैठी दोनों की बेसुरी आवाजों के आगे उसकी आवाज गायब ही हो गई थी। परेशान होकर लवलीन चिल्लाई, चुप हो जाओ तुम दोनों, कान फाड़ दिए हैं। रानू बोली, वाह, सुरों की महारानी खुद बोल रही है, चुपचाप बैठ, वरना और फट जाएगी। त्रिशा ने फिर कहा, जितना पिया है उसका नशा अभी उतरेगा, तब पता चलेगा। पीने के बाद तुम लोग एक दूसरे को इतनी गालियां देती हो कि मैं भी हैरान रह जाती हूं। यह सुनकर तीनों एक साथ चिल्लाईं, ओह हो, इनको देखो, गाड़ी चलाने दे। मैडम, हमने तुझे पीने नहीं दिया, नहीं तो सबसे ज्यादा तू ही पीती, सीमा बोली। त्रिशा, बस चुप रह और गाड़ी चला, घर पहुंचकर तुझे सुधारेंगे। चारों सहेलियां अमीर परिवारों की लड़कियां थीं। आज महिला दिवस की रात वह उदयपुर के एक बड़े रेस्टोरेंट की पार्टी से लौट रही थीं, जहां इन्होंने जमकर शराब पी थी। रात का समय, सुनसान हाईवे और हल्की ठंडी हवा सब माहौल को डरावना बना रहे थे। त्रिशा को पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि वह गाड़ी में अकेली है, जबकि बाकी तीनों मौजूद थीं। घड़ी 12 बजा चुकी थी। उसका घर पहुंचने का समय निकल चुका था और अब वह घबरा रही थी। इसी बेचैनी में उसने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। अचानक तेज आवाज आई। त्रिशा ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी चीखती हुई रुक गई। अचानक रुकने पर चारों आगे की ओर झटके से गिर पड़ी। सीमा चीखी, क्या हुआ त्रिशा? मार डालेगी क्या हमें? त्रिशा का चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। रानू चिल्लाई, अरे कमीनी, बोल तो सही, गाड़ी क्यों रोकी? सीमा बोली, गाड़ी आगे बढ़ा, क्या लग गया है सामने? कांपती हुई त्रिशा बोली, शायद कुछ आ गया था सामने। मेरी चुड़ैलों रीटा डरते हुए गाड़ी से बाहर निकली, पूरी तरह कांप रही थी। अरे कुछ नहीं होगा रीटा, डरने की जरूरत नहीं है, जाने मन, लवलीन बोली। फिर दोनों गाड़ी के बोनट की ओर बढ़ी। रानू भी नीचे उतर चुकी थी और उनके पीछे खड़ी हो गई। क्या है, कुछ पता चला? पहले आगे तो बढ़ो, बाहुबली रानू। फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए तीनों आगे बढ़ी।
तीनों ने अपने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया क्योंकि गाड़ी बंद हो चुकी थी। फिर वे इधर उधर देखने लगी, पर उन्हें आगे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कोई जानवर होगा, रीटा झुंझलाकर बोली। चल गाड़ी में, सबको डरा दिया, रानू बोली। नहीं रुको, तभी लवलीन बोली और गाड़ी के पीछे की तरफ बढ़ने लगी। मोबाइल का टॉर्च लगातार जल रहा था। हवाएं तेज हो चुकी थीं। रात की सुनसान सड़क के किनारे जंगलों से डर पैदा कर देने वाली आवाजें आ रही थीं। सियार तेज तेज रो रहे थे और कीड़े मकोड़ों की आवाजें भी भयानक लग रही थीं। अचानक लवलीन का मोबाइल बंद हो गया। तभी रानू की पीठ पर चाबुक जैसी कोई चीज लगी। आह! रानू चीख उठी। क्या हुआ? बाकी दोनों सहेलियां बोली। कुछ आकर लगा यार, मेरी पीठ पर बहुत तेज दर्द हो रहा है, जैसे किसी ने चाबुक मारा हो। और फिर अचानक रानू का मोबाइल भी बंद हो गया। लेकिन हिम्मत दिखाते हुए रानू बोली, अपना मोबाइल दिखा तो। और उसने रीटा का मोबाइल ले लिया। रानू ने टॉर्च पीछे की तरफ जलाया। पीछे के टायर को देखकर उन सब की चीख निकल गई। पहिए के नीचे एक साड़ी पहनी हुई महिला फंसी हुई थी। रीटा तो चीख कर गाड़ी में बैठने लगी, लेकिन लवलीन ने उसे आवाज दी, रुक रीटा। रीटा चीख पड़ी, लाश! मुझसे हत्या हो गई। चुप कर, लवलीन ने निडरता दिखाई। हमें यहां से भागने से पहले इस लाश को हटाना पड़ेगा। कोई देख लेगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार, और पुलिस पकड़कर हमें अलग से धोएगी। नहीं, हमें गाड़ी में बैठना चाहिए। ये सब बहुत गलत हो रहा है, रानू भी डरते हुए बोली। हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। तुम दोनों डरो मत, और हमें थोड़ी इंसानियत भी दिखानी पड़ेगी यार। हम एक लाश के ऊपर से गाड़ी चढ़ाकर नहीं जा सकते। चलो पहले इसे खींचकर किनारे करते हैं। मुझसे नहीं होगा, रीटा कांपती हुई बोली। मैं तो गई काम से, पापा मुझे मार डालेंगे। रीटा के रोने पर लवलीन गुस्से में बोली, बस कर रीटा, ठोकते वक्त दिमाग नहीं चला। अब मम्मी पापा सब याद आ रहे हैं। तुम दोनों मेरी मदद करो, वरना भाड़ में जाओ। मैं अकेली ही इस लाश को गाड़ी के नीचे से निकालती हूं। नहीं, रुक जाओ लवलीन, हम करते हैं मदद। तीनों लड़कियां थर थर कांप रही थीं, लेकिन हिम्मत सबसे ज्यादा लवलीन ही दिखा रही थी। रीटा बुरी तरह डरी हुई थी। वह लाश के करीब बढ़ी और तभी अचानक रीटा का भी मोबाइल बंद हो गया। तीनों फिर चौंक गईं। यह क्या? रीटा का भी मोबाइल बंद? यह क्या हो रहा है? मोबाइल क्यों बंद होने लगे यार? मुझे बहुत डर लग रहा है। रीटा रोने लगी। मैंने पहले ही कहा था जल्दी करो, पर तुम लोगों को शराब से फुर्सत मिले तो ना। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम थी। उस रास्ते पर अभी एक भी गाड़ी का आना जाना नहीं था। दूर दूर तक सन्नाटा, गहरी काली रात और धुंध फैलती हुई। रीटा के रोने से लवलीन चिढ़ने लगी। उसने उसे टोका। लवलीन बोली, अब चिल्ला मत और सीमा को जगा। रानू बोली, नहीं, उसे रहने दो, वह अभी भी नशे में है। लवलीन ने रीटा से फिर कहा, ठीक है, चलो इस लाश को इधर से हटाओ। रीटा कांपने लगी। और नहीं तो क्या, मुझे तो जेल नहीं जाना, रानू बोली। फिर तीनों सहेलियां उस लाश को खींचने लगीं। काफी मेहनत के बाद वे उसे सड़क के किनारे कर पाईं। अब जल्दी भागो, रीटा बोली। हमें 1 मिनट भी यहां नहीं रुकना चाहिए। तीनों गाड़ी में बैठ गईं। सबके मोबाइल पहले से बंद पड़े थे। इस बार ड्राइविंग सीट पर लवलीन बैठी। उसने गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही गियर डाला, गाड़ी झटके खाकर रुक गई। सबकी धड़कनें तेज थीं। सबके मन में भयंकर डर बैठ चुका था। उसने दोबारा स्टार्ट किया। गाड़ी चालू हो गई और लवलीन ने उसे तेजी से आगे बढ़ाया। गाड़ी के अंदर की सारी लाइटें एकदम बुझ गईं। अब यह क्या? गाड़ी में भी घुप अंधेरा है। तभी गाड़ी के सामने से एक काला साया तेजी से गुजरा। रानू, कुछ तो है यार, लवलीन चीख पड़ी। चल गाड़ी भगा, लवी। रानू की आंखों ने भी शायद वही काला साया देख लिया था। रुको, तभी रानू बोली, क्या हुआ? बाकी दोनों लड़कियां एक साथ बोली, सीमा गाड़ी में नहीं है। क्या? सबकी सांसें रुक गईं। गले से आवाज तक नहीं निकली। देख यार, हाथों से टटोल, रीटा बोली। ओ रीटा, लवी, झुंझला कर रानू बोली। रीटा, अब तुझे क्या हुआ? लेकिन रीटा तो बेहोश हो चुकी थी। लवलीन बोली, गाड़ी थोड़ा पीछे ले, सीमा गाड़ी में नहीं है। लवलीन ने गाड़ी पीछे ली, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि नीचे उतरकर सीमा को देखे। पहले रीटा को होश में लाया गया। वह घबरा रही थी। उसका पूरा शरीर तेज बुखार में तप रहा था। इतना सब होने के बावजूद भी रानू और लवलीन हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकली। सीमा उनकी प्रिय थी। उसे छोड़कर जाना संभव ही नहीं था। दोनों ने हर तरफ देखा।
जहां जहां निगाह ले जा सकती थी वहां वहां देखा, पर सीमा कहीं नहीं मिली। दोनों हताश हो गईं। अब क्या करें? सीमा कहां गायब हो गई? वह काला साया क्या था? रानू, अब मुझे भी डर लग रहा है यार, लवलीन बोली। डर मत लवी, जो होगा देखा जाएगा। सुबह होने तक हम यहीं रहेंगे। बिना सीमा के मैं नहीं जा रही, रानू बोली। यार, इधर कुछ तो है, लवी कांपते हुए उसने फिर कहा। चलना यार, सीमा का पता नहीं कहां गई। डर क्या होता है, आज पहली बार सामने आया है। चल यहां से भागते हैं, यह जगह ठीक नहीं। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि भूतिया इलाका हो? हमें अपनी जान बचानी है। सीमा के बारे में घर जाकर सोचेंगे, फिलहाल चलें। पागल हो गई है क्या लव? वो हमारी दोस्त है यार, यहीं कहीं होगी। बिना उसे लिए जाने का सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हें पता है ना, उसने थोड़ा ज्यादा पी लिया था। जब हम गाड़ी के बाहर थे तो हो सकता है वह भी बाहर निकली हो और यहां वहां चली गई हो। आखिर सीमा गई कहां? लवी रोने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। रानू डर मत, चल गाड़ी में बैठते हैं। अब लवलीन और रानू भी गाड़ी में वापस बैठ गईं। दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगी। काफी समय बीत गया, थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा। रानू फिर गाड़ी से बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी। अब दूसरी गाड़ियों का आना जाना भी शुरू हो गया था। रानू बोली, लवी, मैं क्या करूं यार? सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अब वहां कोई भी लाश नहीं थी। खून का एक भी धब्बा नहीं था। सीमा भी कहीं नहीं मिली। अब चलते हैं घर, लवी बोली। घर पर सब कुछ सच सच बता देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। लवी ने गाड़ी स्टार्ट की और तीनों घर की तरफ निकल गईं, बिना सीमा के। सबकी सांसें तेज चल रही थीं। धड़कनों की आवाज गाड़ी के अंदर साफ सुनाई दे रही थी। रीटा तेज बुखार में तप रही थी। बाकी दोनों का भी यही हाल था। क्या जवाब देंगे घर पर? अब तो लवलीन का भी बुरा हाल था। वो बस रोए जा रही थी। क्या जवाब देंगे हम अंकल को, भाई को? तू गाड़ी चला, मुझे सोचने दे, रानू बोली। सबसे पहले हम रीटा को उसके घर छोड़ेंगे, फिर तुझे तेरे घर, फिर मैं अकेले सीमा के घर जाऊंगी। नहीं, सबसे पहले हम तीनों ही सीमा के घर चलेंगे और अंकल को सारी बातें बताएंगे। उदयपुर, राजस्थान की सुनसान पहाड़ी सड़क पर आधी रात का सन्नाटा पसरा था। ठंडी हवा चल रही थी और कार के अंदर बैठी तीनों सहेलियों, त्रिशा, काव्या और सान्वी का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। गाड़ी अचानक झटके से रुक गई थी और बोनट से अजीब सी आवाज आ रही थी। त्रिशा, बाहर उतर, शायद कुछ छोटी सी दिक्कत होगी, काव्या ने कांपती आवाज में कहा। नहीं, मैं नहीं उतर रही काव्या। त्रिशा की सांसें तेज थीं, पूरा शरीर थरथरा रहा था। सान्वी बोली, डर मत यार, चल देखते हैं, शायद कोई जानवर होगा। तीनों लड़कियां मोबाइल का टॉर्च ऑन करके गाड़ी के आगे बढ़ी। रात का अंधेरा और पहाड़ों के बीच फैला सुनसान इलाका उन्हें और भी डरा रहा था। सियारों की रोने की आवाजें माहौल को और भयानक बना रही थीं। अचानक सान्वी चीखी, आह! कोई चीज मेरी पीठ पर लगी। काव्या और त्रिशा घबरा गईं। क्या लगा तुझे? काव्या ने पूछा। जैसे किसी ने चाबुक मारा हो, बहुत तेज दर्द हो रहा है, सान्वी झुकते हुए बोली। उसी वक्त सान्वी के हाथ का मोबाइल अपने आप बंद हो गया, फिर त्रिशा का भी। अब सिर्फ काव्या के टॉर्च की रोशनी बची थी। ये क्या हो रहा है? सबके फोन क्यों बंद हो रहे हैं? त्रिशा रोने लगी। काव्या ने गहरी सांस ली। चलो पीछे देखते हैं, पहिया कहीं फंस तो नहीं गया। जैसे ही काव्या ने टॉर्च पीछे फेंकी, तीनों के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। कार के पिछले पहिए के नीचे साड़ी पहने एक महिला का शरीर दबा पड़ा था, चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ। त्रिशा हड़बड़ाकर वापस गाड़ी में भागी। मैंने हत्या कर दी, मैं बर्बाद हो गई, काव्या ने उसे डांट दिया। चुप हो जा, हमें पहले लाश हटानी होगी, नहीं तो पुलिस हमें फंसा देगी, सान्वी ने घबराकर कहा। हम जेल जाएंगी, कसम से मैं गई काम से। लेकिन काव्या बोली, डरो मत, इंसानियत भी कोई चीज होती है। हम किसी की लाश के ऊपर से गाड़ी चढ़ाकर नहीं जा सकते। डरी हुई तीनों ने मिलकर उस महिला के शरीर को पहिए के नीचे से खींचकर सड़क किनारे किया। उनकी सांसें कांप रही थीं, दिल तेज धड़क रहा था। चलो भागो यहां से, त्रिशा चिल्लाई। तीनों गाड़ी में बैठ गईं। गाड़ी स्टार्ट करते ही अंदर की सारी लाइटें बुझ गईं। अब ये क्या, गाड़ी में भी अंधेरा? सान्वी घबराई। अचानक कार के बिल्कुल सामने एक लंबा काला साया तेजी से गुजरा। काव्या ने घबराकर चीख मारी। वो क्या था?
सानवी हिलते हुए बोली, त्रिशा, मैंने भी देखा, वो इंसान नहीं था। और तभी सानवी चिल्लाई, रुको, त्रिशा गाड़ी में नहीं है। दोनों एक साथ चीखी, क्या? पीछे मुड़कर देखा, त्रिशा सीट पर नहीं थी। टॉर्च जलाओ, पर सभी मोबाइल बंद पड़े थे। काव्या ने गाड़ी रोकी, दोनों बाहर निकली। पूरी सड़क, जंगल, कार के पीछे, हर जगह देखा, त्रिशा कहीं नहीं थी। डर से दोनों पागल होने वाली थी। अब क्या करें? सानवी रोते हुए बोली। त्रिशा कहाँ गायब हो गई? वो काला साया क्या था? काव्या कांपते हुए बोली, मैं उसे बिना ढूंढे नहीं जाऊंगी। चल, आखिरी बार देखते हैं। पहाड़ों के बीच फैला अंधेरा, धुंध और सन्नाटा उन्हें निगल रहा था। दोनों कोशिशें करती रहीं, पर त्रिशा जैसे हवा में घुल गई थी। कुछ समय बाद हल्की सुबह होने लगी। अब सड़क पर गाड़ियां आने जाने लगी। काव्या ने डर के मारे आखिरी बार टॉर्च फेंकी, पर जो देखा वह और बड़ा सदमा था। जहां कल रात लाश पड़ी थी, वहां एक भी खून का निशान नहीं था। कुछ भी नहीं। सानवी चीख पड़ी, यह सब कैसे गायब हो गया? आखिरकार काव्या बोली, चलो घर चलते हैं। त्रिशा के परिवार को सब बताना पड़ेगा। दोनों कार लेकर उदयपुर स्थित त्रिशा के घर पहुंची। बड़ा सा हवेली नुमा बंगला। गेट पर खड़ा चौकीदार जैसे उन्हें ही देख रहा था। गेट खुला और वे भीतर पहुंची। सानवी रोती जा रही थी। काव्या का हाल भी बुरा था। तभी अंदर से एक महिला निकली। अरे बेटा, रो क्यों रही हो? जाओ, त्रिशा कमरे में है। दोनों सहम गईं। त्रिशा कमरे में? वे भागते हुए कमरे में दाखिल हुईं और तभी उनके गालों पर जोरदार थप्पड़ पड़े। दोनों लड़खड़ा गईं। उनके सामने त्रिशा खड़ी थी, लेकिन वह बिल्कुल अलग दिख रही थी। आंखें लाल, बाल बिखरे, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ। काव्या कांपते हुए बोली, त्रिशा, तुम यहां कैसे? त्रिशा गुर्राई, कमबख्तो, तुम मुझे छोड़कर क्यों भागी थी? बोलो। सानवी डरते हुए बोली, तुम अचानक गाड़ी से गायब हो गई थी। हम पूरी रात तुम्हें ढूंढ रहे थे। त्रिशा चीखी, झूठ, सफेद झूठ, तुम तीनों ने मुझे मारा है, छोड़कर गई हो। काव्या को विश्वास नहीं हो रहा था। त्रिशा की आवाज मानो किसी और की हो। सानवी रोते हुए बोली, हम गलत नहीं हैं त्रिशा, सच कह रहे हैं, रात को तुम गायब हो गई थी। त्रिशा दांत पीसते हुए बोली, भागो यहां से, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। तभी उसकी मां कमरे में आई। त्रिशा उनकी ओर मुड़ी, मां, इन दोनों को यहां से भगा दो, मुझे इन पर भरोसा नहीं। सानवी और काव्या एक दूसरे को देखते रह गईं। त्रिशा का चेहरा, उसकी चाल, उसकी आवाज, सब कुछ किसी इंसान जैसा नहीं था। और उस रात जो कुछ हुआ था वह अब और भी भयानक लगने लगा था। उदयपुर, राजस्थान के आलीशान बंगले में अचानक त्रिशा शर्मा का शरीर ठंडा पड़ गया और वह बेहोश हो गई। उसकी मां रेखा शर्मा चीखते हुए बोली, अरे डॉक्टर को बुलाओ, क्या हो गया मेरी बिटिया को? त्रिशा के अचानक बेहोश होने की वजह से सभी घबरा गए। उनके आसपास खड़ी सहेलियां अन्विता, प्रिया और काव्या भी थर थर कांप रही थीं। शरीर में सिहरन फैल चुकी थी और सभी समझ नहीं पा रहे थे कि यह किसी बीमारी की वजह से हुआ या किसी भयावह घटना की। मैं कहती थी ना, वहां जरूर कोई चुड़ैल थी जो त्रिशा के अंदर मौजूद है। अन्विता कांपते हुए बोली, चुप रह, तू खुद चुड़ैल है, प्रिया ने डांटते हुए कहा। काव्या ने सख्ती दिखाई, यह शायद किसी सदमे या डर की वजह से हुआ है, कोई चुड़ैल नहीं है। तानाशाही की तरह रानू दौड़ती हुई ड्राइविंग रूम में गई और अमीरचंद शर्मा को सारी घटना बताई। अमीरचंद ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया और खुद दौड़ते हुए त्रिशा के कमरे में पहुंचे। क्या हुआ? अमीरचंद ने हांफते हुए पूछा। त्रिशा की मां रोते हुए बोली, हमारी बिटिया को अचानक कुछ हो गया है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। कम समय बाद डॉक्टर पहुंचे। जांच के बाद उन्होंने कहा, त्रिशा थोड़ी डरी हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, थोड़ी आराम करेगी और दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। कुछ देर बाद त्रिशा की सहेलियां अन्विता, प्रिया और काव्या भी अपने घर लौट गईं। फोन की घंटी बजी। रानू ने उठाया। हेलो रानू, मैं काव्या हूं, लवी की आवाज आई। क्या बात है? रानू ने पूछा। मैं तुझे लेने आ रही हूं, त्रिशा के घर जाना है, बस रेडी रह, मैं आकर बताती हूं। और फिर फोन कट गया। रानू जल्दी जल्दी तैयार हुई। थोड़ी देर बाद लवी और रानू एक्टिवा से त्रिशा के घर के लिए निकल पड़ी। रानू ने हड़बड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्या होगा। लवी ने जवाब दिया, अंकल अमीरचंद ने तुरंत बुलाया है, त्रिशा की तबीयत अभी ठीक नहीं,
इसलिए हम दोनों ही जा रही हैं। जैसे ही वे तृषा के कमरे में पहुंची, उनकी सांसें अटक गईं। तृषा बिस्तर पर बंधी हुई थी। उसके दोनों हाथ और पैर मोटी रस्सियों में फंसे थे। बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, गालों पर कटे के निशान और कपड़े फटे हुए थे। वह दर्द और क्रोध से चिल्ला रही थी। मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, जाने दो। उसके होंठ छप रहे थे और मुंह से खून टपक रहा था। जैसे ही उसकी नजर लवी और रानू पर पड़ी, वह चीखी, तुम दोनों, अन्विता कहाँ है? उसे भी बुला लाओ। तृषा, तुम्हें क्या हो गया? रानू कांपते हुए बोली। लेकिन तृषा की प्रतिक्रिया भयानक थी। वह एक भूत की तरह झपट पड़ी। तुम मुझे छोड़कर कहां चली गई थी? बोलो। उसकी आवाज भारी और गरजती हुई थी। रानू ने समझाया, तुम अचानक गायब हो गई थी। हम पूरी रात तुम्हें ढूंढ रहे थे। लेकिन तृषा ने चिल्लाते हुए कहा, झूठ, तुम सब ने मुझे मारा और छोड़ दिया। कमरा पहले जैसा नहीं था। खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे, दीवारों पर खरोंचें थीं, फर्नीचर बिखरा हुआ था। अलमारी के कपड़े और किताबें सब बिखरी हुई थीं। दीवारों पर टंगी तस्वीरें बुरी तरह क्षतिग्रस्त थीं। अन्विता और रानू दोनों रो पड़ी। तृषा, क्या हुआ? कैसे ऐसा हो गया? तभी रेखा शर्मा दोनों को कमरे से बाहर लेकर गईं। कमरे के बाहर एक भीड़ जमा थी। शहर के बड़े लोग, 3 बड़े डॉक्टर और 2-3 तांत्रिक और फकीर भी पहुंचे हुए थे। अमीर चंद ने रानू और लवी को एक कमरे में बुलाया। साथ में तांत्रिक भी थे। दरवाजा बंद किया गया। दोनों लड़कियां डर के मारे थर-थर कांप रही थीं। उनके सामने तृषा का भयानक रूप और हालात देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। उनके सामने तृषा शर्मा का चेहरा खौफनाक रूप में दिखाई दे रहा था। कानों में उसके चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी। बैठो तुम दोनों, अमीर चंद ने रानू और लवी से कहा। तांत्रिक बाबा तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, बस डरो मत। तांत्रिक बाबा बिल्कुल अलग दिख रहे थे। न गले में माला, न माथे पर भभूत, न खुले बाल, केवल एक सज्जन और गंभीर व्यक्तित्व। उन्होंने रोबदार आवाज में कहा, लड़कियों, मैं साफ साफ बताता हूं, तुम लोग तृषा की सहेलियां हो और उसकी हर राज में सहभागी हो। तृषा पर एक बहुत शक्तिशाली आत्मा का साया है। मैंने बहुत प्रयास किए पर कुछ नहीं कर पाया। अब मदद तुम ही कर सकती हो। रानू और लवी के रोम रोम में सिहरन दौड़ गई। बाबा ने बताया, यह आत्मा शरीर बदलती रहती है और जिस शरीर को छोड़ती है उसकी आत्मा को मार देती है, फिर किसी और के शरीर में प्रवेश कर जाती है। तभी कमरे में अचानक किसी ने कहा, मुझे खाना है, चबाना है, खून पीना है। आवाज सुनकर सभी चौंक गए। बाबा ने समझाया, डरो मत, ये तृषा के दांतों की आवाज है, आत्मा भूखी है। रानू और लवी बस ठिठक गईं। लवी बोली, बाबा, क्या उस रात हुआ था? सही सही याद कर बताओ। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, उस रात हुई घटनाएं, गाड़ी से किसी का टकराना, काले साए का दिखना और तृषा का गायब होना, सब बुरी आत्माओं से संबंधित हैं। ठीक है, तुम दोनों जाओ, कल रीटा को भी लेकर आना। बाबा ने अपनी नजर तेज करते हुए चेतावनी दी, शहर से बाहर मत जाना, अकेले मत रहना, रात को बाहर निकलना भी मत। रानू और लवी फटाफट रीटा के घर पहुंची। घर में भीड़ और हलचल थी। अंदर घुसते ही रीटा दौड़कर रानू से लिपट गई। अच्छा हुआ तुम आ गए, उसने फफकते हुए कहा। रानू ने कहा, थोड़ी देर मुझे पकड़ के रख, मुझे शांति मिल रही है। लवी ने उसे सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, चिपकी रह। रीता के भाई ने बताया, दीदी ने फांसी लगाने की कोशिश की थी। अगर हम 2 पल भी देर करते तो अब वह हमारे बीच नहीं होती। रानू और लवी ने देखा कि तृषा का कमरे का हाल पूरी तरह बदल चुका था। खिड़कियों के शीशे टूटे, दीवारों पर खरोंच, अलमारी और कपड़े बिखरे हुए थे। उसका बिस्तर और वार्डरोब अस्त व्यस्त थे। अमीर चंद ने रानू और लवी को एक कमरे में बुलाया। साथ में तांत्रिक भी थे। दरवाजा बंद कर दिया गया। दोनों सहेलियां थर थर कांप रही थीं। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, तृषा पर जो आत्मा है वह बहुत शक्तिशाली है, उसकी पकड़ से बचना मुश्किल है। मैं चबाना हूं, खून पीना हूं। सभी डर से कांप गए। बाबा ने बताया, यह आवाज तृषा के दांतों की है, आत्मा भूखी है। रानू और लवी ने देखा कि तृषा के होंठ कटे हुए, जीभ से खून बह रहा था। उसका बंधा हुआ शरीर और फटे कपड़े, पूरी दृश्यावली खौफनाक थे। कुछ देर की शांति के बाद रानू ने कहना शुरू किया, 3 साल पहले अचानक विजय के पीछे धड़ाम की आवाज आई। घबराता हुआ विजय बोला, कौन है पीछे? लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। वह वहीं ठिठक गया।
धीरे धीरे उसने पीछे देखा, दाएं बाएं पर, लेकिन कुछ नहीं था। विजय गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ा। मन ही मन बुदबुदाया, क्यों मैंने शर्त मान ली, क्यों दोस्तों के बहकावे में आ गया। जंगल का रास्ता भयानक था। ऊंचे पेड़ों की शाखाओं से सरसराहट की आवाजें आती थीं। हवाओं के झोंके डरावना माहौल और बढ़ा रहे थे। छोटे जानवरों की आवाजें और खौफ बढ़ा रही थीं। विजय तेज कदमों से चल रहा था। वह जल्दी गेस्ट हाउस पहुंचना चाहता था। जंगल डरावना और सुनसान था। विजय ने अपने दो दोस्तों से शर्त की थी कि वह अकेले जंगल के रास्ते से गेस्ट हाउस तक जाएगा, बाकी लोग बाय रोड से जाएंगे। रात का डिनर और शराब उसके पैसों से तय था। जब विजय गेस्ट हाउस पहुंचा, उसकी हालत पहले से ही खराब हो चुकी थी। शिमला टूर का पहला दिन और पहली रात दोनों ही खौफनाक रूप में शुरू हो गई थी। विजय सही सलामत पहुंच चुका था और पार्टी रखने वाले थे राज और अर्जुन। राज एक बेहद आकर्षक गोरा चिट्टा नौजवान था। अमीर पिता का सीधा साधा बेटा, जिसमें सभ्यता, शालीनता और थोड़ी शर्मीलापन साफ दिखता था। घने घुंघराले बाल और सुंदर आंखें उसकी पहचान थीं। दूसरी तरफ अर्जुन था, मजबूत शरीर वाला, थोड़ा बिगड़ैल स्वभाव का लड़का, जो हमेशा राज के पैसों पर ही मौज मस्ती करता था। और विजय को तो आपने देख ही लिया। आओ आओ विजय बाबू, अर्जुन उसकी छुटकी लेते हुए बोला। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? और वह जोर से हंस पड़ा। विजय के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। कमीनों, तुम्हें पता था डरावना जंगल पड़ता है। मैं कैसे आया हूं सिर्फ मुझे पता है, विजय गुस्सा रोकते हुए बोला। मेरी तो जान ही निकल गई थी। बहुत थक गया हूं यार। ये लोग मजे से बातें कर ही रहे थे कि तभी हॉल में एक बेहद सुंदर लड़की दाखिल हुई। लाल और नीले रंग के कश्मीरी जैसे परिधान में, सिर पर नकली गहनों और मोतियों से बना हुआ सजा हुआ साझा, बड़ी बड़ी चमकदार आंखें, पैरों में चांदी और मोतियों से बनी पायल और चेहरे पर हमेशा रहने वाली प्यारी मुस्कान। वह बोली, बाबू लोग, मैं यहाँ काम करती हूँ। आप लोग जब तक रुकेंगे, आपके सभी काम, खाना, कपड़े, साफ सफाई सब मैं ही करूंगी। वह बोलती जा रही थी और तीनों बस उसे देखते रह गए। सुंदर बाला फिर बोली, मैं बात कर रही हूँ साहब लोग, आज क्या खाओगे? आज के भोजन में क्या बनाऊं? अर्जुन तुरंत बोला, कुछ भी बना दो, अपने पसंद का। लड़की जाने लगी तो राज ने आवाज दी, सुनो जी, तुम्हारा नाम क्या है? जी, त्रिशा शर्मा। अच्छा नाम है, त्रिशा शर्मा। एक बात बताओ, आप उदयपुर को अच्छी तरह जानती हो ना? जी साहब, क्यों? हम सोच रहे थे आप हमें घुमाओगी, उदयपुर और फिर मनाली। नहीं साहब, त्रिशा मुस्कुराई, मेरा काम सिर्फ यहीं तक है। और वह वहां से चली गई। दोनों दोस्त राज को घूरने लगे। वाह भाई, आते ही शुरू हो गया, अर्जुन बोला। अरे नहीं रे, बस ऐसे ही, राज मुस्कुरा दिया। रात का भोजन हुआ, सब आराम से सो गए। सुबह तीनों ने नाश्ता किया, जो समय से त्रिशा ने बना दिया था। फिर शुरू हुआ घूमने फिरने का सिलसिला। सुबह कब रात में बदल जाती पता ही न चलता। रात में तीनों मौज करते, पर राज को पता नहीं था कि त्रिशा उसे बहुत ध्यान से देखती रहती थी। और राज को यह भी नहीं पता था कि अर्जुन त्रिशा पर फिदा था। पर त्रिशा को अर्जुन की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। वह तो राज पर ही दिल हार चुकी थी। उस रात त्रिशा ने अपने मन से खाना बनाया था। तीनों अभी ड्रिंक कर रहे थे कि त्रिशा आई। साहब, भोजन तैयार है। क्या बना है आज त्रिशा जी? विजय ने पूछा। आज मीठा भात, रोटी और भय। ये भय क्या होता है? अर्जुन बोला। साहब, कमल के तने की सब्जी कश्मीरी मसाले में, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है त्रिशा, थोड़ी देर में खाते हैं, राज बोला। थोड़ी देर बाद खाना खाकर राज बोला, शुक्रिया त्रिशा, कितना जादू है तुम्हारी उंगलियों में। खाना लाजवाब है। त्रिशा हल्का मुस्कुराई। धन्यवाद साहब। साहब मत बोलिए, नाम से बुलाइए, राज बोला। सच में यहाँ बहुत अच्छा लगता है। बर्फीली चादर जैसे पहाड़, हरे भरे पेड़, उन पर जैसे सफेद मोतियों की परत, फूलों से सजी क्यारियां। मन करता है यहीं बस जाऊं। और वह कहीं खो सा गया। सुबह हुई। आज तीनों को भोपाल लौटना था। तैयारी हो चुकी थी। त्रिशा की नजरें लगातार राज पर टिक थीं और राज का मन जाने का बिल्कुल नहीं था। चल भाई, कार में बैठ, विजय बोला। नहीं, राज अचानक बोला। तुम दोनों जाओ, मैं अभी यहीं रहूंगा। क्या मतलब? अर्जुन चौंका। मतलब यही कि मैं अभी नहीं आऊंगा, राज ने कंधे पर हाथ रखकर कहा। तुम दोनों जाओ, मुझे कुछ दिन और यहां रहना है। और राज वहीं उदयपुर में रुक गया।
विजय और अर्जुन भोपाल लौट गए। त्रिशा बहुत खुश थी। अचानक सीमा की चीख सुनाई दी। सभी लोग सीमा के कमरे की ओर भागे। उसे सामान्य समझकर हाथ पैर खोले गए थे, पर वह फिर प्रेतात्मा के काबू में थी। प्रेतात्मा पूरी तरह सीमा पर हावी थी। आओ तुम लोग भी, सीमा मर्दानी आवाज में बोली। मैं कुछ नहीं करूंगी, बस मुझे जाने दो, मुझे इसकी आत्मा ले जाने दो। एक झटके से सीमा बिस्तर पर उकड़ू बैठ गई और बेड सीट और ओढ़ने वाली चादर दोनों को एक साथ पकड़ते हुए त्रिशा रुकती है। रुक जा, तांत्रिक चिल्लाया। रुक जा मनहूस औरत। नहीं, मुझे मत रोक, मत रोक। त्रिशा अपने हाथों को गले पर दबाती है। सीमा के गले पर दबाव बढ़ता है और वह जोर से चिल्लाती है। तांत्रिक मंत्र बोलते रहे। तब तक अमीर चंद, राणू और 2 नौकर भी सीमा के पास दौड़े और उसे पकड़ने की कोशिश की। हाथ छुड़ाने की कोशिश हुई, पर सीमा का हाथ उनके पकड़ से बाहर था। एक जोरदार डरावनी आवाज के साथ सीमा चिल्लाई और सभी को उछाल दिया। रानू को जोरदार तमाचा लगा और एक नौकर उछलकर दूर गिर पड़ा। दूर रहो, मेरे हाथों मरना नहीं चाहते तो, गर्जी सीमा की प्रेतात्मा। वह उछलकर दीवारों पर टकराई। अरे कोई पकड़ो मेरी बेटी को, सीमा की मां चिल्लाई। वह चुड़ैल लेकर भाग जाएगी। लेकिन इस बार तांत्रिक का मंत्र असर दिखाने लगा। उसने मुट्ठी भर भभूत सीमा के शरीर पर फेंका। सीमा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और तुरंत बेहोश दस हो गई। सीमा की मां रोते हुए उसके पास आई। मेरी बिटिया, क्या हो गया तुम्हें? कुछ देर की शांति के बाद सभी लोग तांत्रिक बाबा के पास बैठे। अमीर चंद ने कहा, बाबा, आपको जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो यह चुड़ैल मेरी बेटी को मार डालेगी। बाबा ने गंभीरता से कहा, अमीर चंद, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें अभी तक समझ नहीं आई। फिर बाबा ने अपनी नजर तीनों सहेलियों की तरफ किया और बोला, देखो बेटिया, यह राज का मामला है, जल्दी बताओ राज और सीमा की कहानी में कहां अटका है। लवलीन ने बताना शुरू किया। साहब, आप यहां क्यों रुके हैं? त्रिशा शर्मा ने राज की तरफ देखते हुए कहा। बस ऐसे ही, राज बोला। अभी जाने का मन नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा है, और वह अपने कमरे में चला गया। हाँ त्रिशा, राज ने कहा, आज मेरा एक काम करो। त्रिशा ने मधुर मुस्कान के साथ बोली, मैं आज शाम कहीं जाऊंगी और 7 बजे तक वापस आ जाऊंगी। तब तक पूरा कमरा अच्छे से साफ सुथरा करना, डिनर की व्यवस्था करना और फूलों से सजाना, शराब की बू नहीं आए, और खाना भी मेरे साथ बनाना। आज हम साथ खाएंगे। त्रिशा बहुत खुश थी। उसके मन में राज के लिए प्यार उमड़ रहा था। वह नए सपनों में खो गई। उसे लगा राज उसकी वजह से रुका है। त्रिशा उस दहलीज पर थी जहां प्यार के पतंग उड़ना लाजिमी था। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। वह अपनी सपनों की दुनिया में उड़ रही थी। बेसब्री से शाम का इंतजार थी। गुनगुना गुनगुना कर रसोई में राज का मनपसंद खाना बना रही थी। कमरे को बगीचे की तरह सुंदर सुगंधित फूलों से सजाया था। खुद भी तैयार थी। शाम के 7 बजे डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला।
सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे। डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे। डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे। डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे। डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे। डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे। डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे। डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे। डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे। डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे। डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे। डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे। डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे। डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे। डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे। डोरबेल बजा। त्रिशा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था राज और साथ में एक लड़की। पहले तो त्रिशा चौंक गई, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, त्रिशा 7 बजे। ये है सीमा, मेरी गर्लफ्रेंड। और सीमा, ये त्रिशा है, वही है जो मेरा ख्याल रखती है, सब कुछ करती है। हाय त्रिशा, कितनी अच्छी लग रही हो। त्रिशा सुन्न हो गई। मन को आघात लगा और वह वहां से भाग गई। राज रोकता रहा। कहानी फिर एक मोड़ पर आकर ठहर गई। कई सवाल हमारे सामने हैं। भोपाल से आया राज आखिर सीमा से कैसे मिला? त्रिशा का आगे क्या होगा? और दुर्घटना में मारी गई महिला आखिर कौन थी? दोस्तों, अगर यह कहानी रोचक लग रही है और आप इसके हर पल के लिए उत्सुक हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपकी क्या राय है। आपका यह छोटा सहयोग हमें और भी दिलचस्प कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। चलते हैं कहानी के अगले भाग की ओर। यह कैसी सिसक थी, कितनी पीड़ा थी, आवाज में कराह थी। वह आवाज कोई भी सुनकर भावुक हुए बिना नहीं रह सकता। मर्म और दर्द में त्रिशा बोलती जा रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो ना, बोलो ना। क्यों बोलती नहीं? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। सीमा की चित्कार और रोने की आवाज ने उसकी मां को नींद से जगा दिया। उन्होंने आवाज का पीछा किया। सीमा के कमरे से आवाज आ रही थी। दरवाजा खोला और अंदर गई। सीमा दुबकी पड़ी थी। कमरे में उसने मां को पुकारा। मां की ममता जागी। वह उसे खींचकर पास लेकर आई। क्या हुआ बेटी, तुम्हारा क्या हाल कर दिया है उस चुड़ैल ने? मां ने सीमा को अपने गोद में बिठा लिया। सीमा मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गई थी। मां, मुझे भूख लगी है। हाँ बेटा, रुक, मैं अभी आती हूं। मां दौड़कर रसोई गई और दाल चावल लेकर आई। आ बेटा, आजा, मैं खिलाती हूं।
मगर तभी सीमा अचानक बिखरा रूप में आ गई। बाल खुले, आंखें लाल, शरीर में कपड़े फाड़ रही थी। मां डर गई। यह क्या कर रही है? सीमा ने मां को धक्का दिया। मां दूर गिर गई। सीमा ने थाली उठाई और खुद खाने लगी। उसके खाने का तरीका राक्षसी था। 2-3 निवाले में थाली खाली कर दी, फिर झटके में थाली दीवार से टकराई। फर्श पर थाली गिरते ही घर के बाकी लोग भी जाग गए, दौड़कर कमरे में आए। अमीर चंद और नौकर कांप गए। सीमा ने मां को उल्टा पंखे में लटका रखा था, खुद नीचे बैठकर मां के मुंह पर अपने खून से मेकअप कर रही थी। मां जोर जोर से चिल्ला रही थी। रामू पकड़ो, एक नौकर बोला। दोनों ने सीमा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह वश में नहीं थी। एक झटके में दोनों को दूर फेंक दिया। सीमा के अंदर की प्रेतात्मा ने रामू पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उसका गला दबा रही थी। अमीर चंद ने कोशिश की, लेकिन वह भी नाकाम रहे। एक भयानक आवाज ने सभी को उसी जगह पर खड़ा कर दिया। सीमा उल्टी थी। हवा में उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी। शिरेनिया, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं सीमा को मार डालूंगी। कोई समझ नहीं पा रहा था, तांत्रिक भी नहीं था। सीमा का पैर ऊपर, आखिर वह कहां गई? यही वह मंच था जहां सीमा और राज की पहली मुलाकात हुई। पहले लाइक, फिर कमेंट, चैट और मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुआ। इसके बाद दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। राज पहली बार भोपाल से उदयपुर आया था, सिर्फ सीमा से मिलने। दोस्तों के साथ प्लान बनाया, लेकिन खुद वहीं रुका। दोनों ने उदयपुर की खूबसूरत वादियों में घूमने का हर मौका निकाला। दोस्तों को यह एहसास नहीं हुआ कि राज अकेले बाहर क्यों निकलता, लेकिन राज नेहा को दुखाना नहीं चाहता था। इसीलिए कुछ दिनों बाद नेहा को भी अपने साथ ले जाने लगा। नेहा पूरी तरह राज के प्रति आसक्त थी। हर सुबह सीमा आती और तीनों साथ में निकल जाते। उदयपुर की ऊंची पहाड़ियों की ठंडी हवाओं के बीच नेहा एक जगह बैठकर उनका इंतजार करती। राज और सीमा हंसते गाते खूबसूरत पलों में खो जाते। नेहा के दिल में दर्द उठता, लेकिन वह चुप रहती। उस शाम जब सीमा जा चुकी थी, नेहा सीधे राज के कमरे में आ गई। जैसे ही दरवाजा खोला, राज चौंक गया और झल्लाकर बोला, दरवाजा नहीं दिखा क्या? क्या तुम्हें पता नहीं चलता कि कमरे में पूछकर आना चाहिए? कौन कब क्या कर रहा है, इतनी तमीज होनी चाहिए ना। पहली बार राज ने नेहा से इतनी ऊंची आवाज में बात की थी। नेहा अंदर तक हिल गई, आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप कमरे से निकल गई। राज को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया। वह तुरंत कपड़े बदलकर नेहा के पास गया। सॉरी नेहा, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, नेहा ने सुबकते हुए जवाब दिया। आपने अच्छा किया जो मुझे डांटा। आखिर मैं होती कौन हूं आपकी जिंदगी में झांकने वाली? मुझे माफ कर दीजिए। राज से अब और सहा नहीं गया। वह धीरे धीरे तृषा शर्मा के करीब गया और हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे पगली, मैंने ऐसा कब कहा? तुमने मेरी इतनी अच्छी तरह देखभाल की है, कोई नहीं करता ऐसा। तृषा रोते रोते राज के सीने से लग गई। राज ने धीरे धीरे उसकी पीठ पर हाथ रखा। उस आगोश में एक अजीब सी कशिश थी, एक एहसास जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। राज चाहकर भी खुद को तृषा से अलग नहीं कर पाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तृषा, अब खाना भी खिला दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तृषा खिलखिलाकर हंस पड़ी। जी राज बाबू। उस रात तृषा ने राज के लिए तरह तरह के पकवान बनाए और अपने हाथों से उसे खिलाया। राज बाबू, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तृषा मुस्कुराकर बोली। राज ने धीरे से कहा, तुम भी बहुत अच्छी हो तृषा, और शुक्रिया, आज तो कमाल का खाना बनाया है तुमने, उंगलियां चाट चाट कर खाया मैंने। तृषा फिर हंस पड़ी। रात गहराती गई। राज के बहुत मना करने के बावजूद तृषा उसके पैर दबाने लगी। राज थका हुआ था। कब उसे नींद आ गई पता भी नहीं चला। सुबह उसकी आंख खुली तो देखा कि तृषा उसके पैरों के पास ही बैठी हुई सो गई थी। राज ने उसे उठाने की सोची भी नहीं और चुपचाप बाहर उदयपुर, राजस्थान की पहाड़ियों में टहलने निकल गया। चाय पर दोनों मिले। राज चाय के साथ अखबार पढ़ रहा था, पर उसकी निगाहें सीमा के इंतजार में थीं। तृषा पिछली रात की बातें भूला नहीं पा रही थी। उसकी दीवानगी और गहरी हो रही थी। राज को भी अब इसका थोड़ा एहसास होने लगा था। आज राज का उदयपुर में अंतिम दिन था। उसने साफ शब्दों में तृषा को साथ चलने से मना कर दिया। कुछ देर बाद जैसे ही सीमा आई, राज ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। यह देखकर तृषा जल भुन गई। उसने इतनी जोर से अपनी मुट्ठी भींची कि उसके हाथ में पकड़ा कांच का गिलास टूट गया। खून बहने लगा, पर राज ने उस तरफ देखा तक नहीं।
अब तृषा को लगने लगा कि गलती राज की नहीं है। जब जब सीमा आती, राज उसी में खो जाता था। पर अब तृषा किसी भी कीमत पर राज को पाना चाहती थी। उधर बर्फीली पहाड़ियों के बीच राज और सीमा सफेद चादर सी वादियों में बैठे थे। तभी एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। साहब, आपको गाड़ी के पास कोई बुला रहा है। राज चौंका। ठीक है, मैं आता हूं, वह सीमा से बोला। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं। राज जैसे ही दूर बढ़ा और सीमा की नजरों से ओझल हुआ, अचानक तृषा वहां आ गई। सीमा कुछ समझ पाती इससे पहले तृषा ने उस पर जोरदार हमला कर दिया। सीमा बाल बाल बची, नहीं तो सीधा खाई में गिर जाती। तृषा, तुम? सीमा हैरान रह गई। हाँ, मैं तृषा शर्मा, वह गुर्राई। मैं तुम्हें मार दूंगी। पर क्यों? सीमा ने खुद को बचाते हुए कहा। क्योंकि तुम मेरे और राज के बीच आई हो। तृषा ने मोटा लठ उठा लिया और सीमा पर फिर वार किया। इस बार वार सीधे कंधे पर पड़ा। सीमा दर्द से लड़खड़ा गई। तभी तृषा ने अपनी कमर से तेज धार वाला चाकू निकाला और सीमा की गर्दन पर रख दिया। उसी समय राज वहां पहुंच गया। तृषा, ये क्या कर रही हो? राज चिल्लाया। हटो बाबू, तुम्हें पता नहीं, यही वजह है कि मैं तुमसे दूर हो रही हूं। मतलब? राज व्याकुल होकर बोला। तृषा की आंखों में पागलपन था। मतलब यह, राज बाबू, कि हम तुमसे प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा, और यह औरत हमारे बीच आ गई। अब तृषा का रौद्र रूप सामने था। राज उसे देख कांप गया। नहीं तृषा, तुम यहां आओ, सीमा को छोड़ दो, हम घर जाकर बात करेंगे। राज ने नरमी से कहा। नहीं बाबू, मैं इसे आज खत्म कर दूंगी, मैं आपसे अलग नहीं रह सकती। राज ने फिर कोशिश की। तृषा, रुक जाओ, सीमा को छोड़ दो, मेरे पास आओ। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तृषा सीमा के हाथ पर चाकू का वार कर चुकी थी। राज जोर से चिल्लाया, छोड़ो उसे। तृषा शर्मा की सांसें तेज हो रही थीं। उसकी आंखें जुनून से लाल हो चुकी थीं। पहले बताओ, इस कुतिया से ज्यादा आप मुझसे प्यार करते हो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं, राज घबराकर बोला। तृषा का हाथ ढीला पड़ गया। वह राज की तरफ बढ़ने लगी। राज ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन तभी तृषा का पैर फिसल गया। वह चीखते हुए खाई की तरफ गिरने लगी। राज ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन संतुलन खो बैठा। उसने तृषा को गिरने से बचाने की पूरी कोशिश की, पर वह खुद भी फिसलने लगा। दोनों तेजी से नीचे खाई में गिरते चले गए। राज, सीमा! तृषा जोर से चीखी, लेकिन तब तक दोनों काफी नीचे जा चुके थे। यह एक बहुत बड़ा हादसा था। सीमा ने पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से राज और तृषा को खोजने की पूरी कोशिश की। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद सीमा को राज और तृषा कभी नहीं मिले। दोनों कहीं गायब हो गए। चारों तरफ घना अंधेरा था, कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। एक पुराना जर्जर घर था। घर में सिर्फ 2 कमरे थे, एक रसोई, एक छोटा हॉल और बाथरूम। घर पूरी तरह बंद था। एक कमरा इतना बर्बाद हो चुका था कि वहां घुसते ही घुटन महसूस हुई। दीवारों पर सीलन थी, मकड़ियों के जाले हर कोने में फैले थे। कमरे में रखा था एक पुराना बिस्तर, मैली चादर और तकिया, लकड़ी की टूल, एक मटका जिस पर धूल से भरा गिलास रखा था। दीवारों पर अलग अलग भाषाओं में डरावना लिखा हुआ था। कमरे में एक अजीब सी सिसकी गूंज रही थी, एक ऐसी सिसकी जो किसी को भी डरा दे। तभी बाथरूम से कुछ टकने की आवाज आई। एक पुरानी जंग लगी व्हील चेयर बाथरूम के पास पड़ी थी। उस पर एक दुबला पतला आदमी बैठा था। हड्डियां साफ दिख रही थीं। उसकी आंखें उबलकर बाहर की ओर निकली हुई थीं। झुर्रियों से भरा चेहरा, लंबे गंदे नाखून, उलझे हुए बेतरतीब बाल। कपड़ों के नाम पर बस एक गंदा थड़ा जो अब लबादे जैसा दिखता था। कमरे में भयानक दुर्गंध थी। वह आदमी धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी हालत ऐसी थी कि लग रहा था वह गिर जाएगा, लेकिन वह गिरा नहीं। कुछ पल के अभ्यास के बाद उसने व्हील चेयर छोड़ दी और बिस्तर पर बैठ गया। उसके पास कुछ सड़ी गली खाने की चीजें रखी थीं। बिना हाथ धोए पागलों की तरह खाने लगा। सीमा अचानक कमरे में दाखिल हुई और धड़ाम से फर्श पर गिर गई। उसकी आंखें खोलीं, लेकिन वह बेहोश हो चुकी थी। अचानक एक जोरदार अट्टहास गूंजा जो पूरे घर को हिला देने वाला था। दूसरे कमरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वह धीरे धीरे सीमा के पास पहुंचा और फिर प्रेत आत्मा से बात करने लगा। आ गई बिटिया? बूढ़ा आदमी बोला। हाँ बापू, मैं आ गई, प्रेतात्मा ने हंसते हुए जवाब दिया। और यह देखो बिटिया, तुमने बहुत अच्छा किया।
बूढ़ा आदमी हंसी में डूबकर बोला, मैंने अच्छा किया ना बापू? प्रेतात्मा ने खुशी से पूछा। हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। अब अपना बदला पूरा करो। उसी समय बिस्तर पर पड़ा कंकालीन पुरुष उनकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखें भूख से पागल हो चुकी थीं। वह पागलों की तरह खाना खा रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कमरे में क्या हो रहा है। तभी कमरे में भयानक आवाज गूंजने लगी। यह आवाज त्रिशा की थी, जो अब प्रेतात्मा बन चुकी थी। सुनो, तुम सुन रहे हो? त्रिशा की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। लो, मैं लेकर आई आपकी सीमा को। यह आवाज त्रिशा की थी, जो मोक्ष पाने के लिए भटक रही थी। वह खुद को राज और सीमा से अलग नहीं कर पा रही थी। उसकी आत्मा खाई में गिरने के बाद बदला लेने की चाह में भटकती रही। इसी प्रयास में उसने सीमा को यहां तक खींच लिया। वही बिस्तर पर बैठा शख्स मुस्कुरा रहा था और अपना खाना खाने में मग्न था। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा कि कमरे में क्या हो रहा है। कमरा घने अंधेरे में डूबा हुआ था। जब सीमा की आंखें खुलीं तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। घबराई हुई सीमा उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन किसी चीज से टकराकर जोर से गिर पड़ी। दर्द की तेज लहर उसके घुटनों से उठी और वह तकलीफ में कराह उठी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे रेंगते हुए दीवार तक पहुंची। अंदाजे से उसने दीवार पर बिजली का बोर्ड खोजने की कोशिश की, लेकिन बार बार हाथ फेरने के बावजूद उसे कोई स्विच नहीं मिला। तभी कमरे में कोई धीमी सी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिसकियां भर रहा हो, कोई दर्द से कराह रहा हो, लेकिन वह कुछ भी ठीक से देख नहीं पा रही थी। चोट और थकान के कारण उसका शरीर पहले से ही कमजोर महसूस हो रहा था और घुटने में उठ रहा दर्द असहनीय था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है और यह कराहती आवाज आखिर किसकी है। अचानक दरवाजा खुला और तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ी। वह चौंक उठी। कौन हो तुम? सीमा कांपती आवाज में पूछी। चुपचाप बैठो एक जगह। एक भारी और रोबदार आवाज गूंजी, जिसने सीमा के भीतर डर की लहर दौड़ा दी। सहमी हुई सीमा धीरे धीरे कमरे के एक कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। कुछ पल बाद एक बूढ़ा आदमी डरावने अंदाज में उसके पास आया और खाने की थाली लेकर खड़ा हो गया। भूख और थकान से बेहाल सीमा बिना सोचे समझे खाने पर टूट पड़ी, लेकिन तभी थाली अचानक हवा में उड़ गई। कमरे में गूंजती डरावनी हंसी ने सीमा को झकझोर कर रख दिया। खाना खाएगी? बहुत भूख लगी है क्या? आवाज ने गूंजते हुए कहा। सीमा को ऐसा लग रहा था कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। फिर उसे ऐसा आभास हुआ जैसे कोई सामने भी मौजूद है, मगर उसकी आंखें अंधेरे में कुछ भी पकड़ पाने में नाकाम थीं। वही भयानक आवाज उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। उसकी नजरें थाली पर टिकी थीं, लेकिन कान उस अनदेखी उपस्थिति की ओर थे। तभी उसे हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। कोई उसके बालों को छू रहा था। वह घबराकर झटके से पलटी, लेकिन तभी उसके गले में एक अजीब सी जकड़न महसूस हुई, जैसे कोई उसे पकड़ रहा हो। डर से उसकी सांसें अटकने लगी। शायद वह अब मूर्छित होने ही वाली थी कि अचानक थाली जमीन पर गिर गई। अब खा लो सीमा, वही रहस्यमयी आवाज गूंजी। कांपते हाथों से सीमा ने थाली की ओर हाथ बढ़ाया। थाली में गोश्त के टुकड़े और थोड़े से चावल थे। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे सड़ांध का एहसास हुआ। घिन से उसने तुरंत थाली हटा दी और उल्टी करने लगी। पानी की तलाश में इधर उधर देखती रही। बूढ़े ने उसकी ओर आधी भरी बोतल बढ़ा दी। हड़बड़ी में सीमा ने बोतल का ढक्कन खोला और पी लिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें बोतल पर गईं, उसने झटके में बोतल फेंक दी। पानी नहीं, बल्कि खून था। सीमा तड़प उठी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। कौन हो तुम? मुझे क्यों लाए? मुझे यहां क्यों? सीमा चीखी। जवाब में बूढ़े ने गुस्से में एक हाथ से उसके बाल पकड़ लिए और दूसरे हाथ से उसके गाल पर थप्पड़ बरसाए। पानी फेंक दिया, कुतिया। यहां पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। बूढ़ा दहाड़ा। सीमा बुरी तरह सहम गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे। कोई भी जवाब देना अब खतरे से खाली नहीं था। फिर बूढ़ा बोला, चल, तुम्हें तुम्हारे आशिक के पास ले चलता हूं। वहीं मिलेगा तुम्हें बिरयानी और पानी। सीमा को खींचते हुए वह दूसरे कमरे में ले गया। कमरे के कोने में एक बेबस और लाचार आदमी बैठा था। जैसे ही सीमा ने उसकी ओर देखा, वह कांप उठी। तुम राज? सीमा ने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी कमरे में एक अट्टहास गूंजा,
इतनी डरावनी कि सीमा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जिंदा हूं, डरावनी आवाज ने गूंजते हुए कहा। सीमा की सांसें रुक सी गईं। वह घबरा कर बोली, कौन हो तुम? क्या करोगे? तू देखे अपने यार को कैसे तड़प रहा है। उसे यह भी नहीं पता कि तू कौन है। सीमा के चेहरे पर डर और उलझन साफ झलक रही थी। अगर मैंने कोई गलती की है तो माफ कर दो, लेकिन कम से कम बता दो कि तुम कौन हो। सीमा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं त्रिशा शर्मा हूं। आवाज और भी भयानक हो गई। मैं वही हूं जो मोक्ष पाने के लिए भटक रही हूं। मैं राज और सीमा से अलग नहीं रह सकती। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फैल गईं और वह घबरा गई। तुम तो मर गई थी ना? सीमा ने हड़बड़ी में पूछा। अचानक वातावरण में एक खौफनाक लेकिन हल्की भयभीत हंसी गूंज उठी। हाँ सीमा, मैं सच में मरी हुई ही हूं। नेहा की आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी। सीमा ने राज की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। और यह सब तुम्हारा काम है। राज की यह हालत तुमने क्यों कर दी? सीमा का स्वर कांप रहा था। राज की प्रतिक्रिया कुछ नहीं थी। तभी नेहा की डरावनी हंसी पूरे कमरे में फैल गई। राज बाबू हमेशा से मेरे थे और तुम बीच में आई। हम दोनों उस खाई में गिरे, लेकिन तुम्हें मौत नहीं मिली। मेरे ठरकी बापू ने इन्हें बचा लिया, नहीं तो आज भी हम साथ होते। नेहा की आवाज ठंडी और भयावह थी। सीमा के चेहरे पर अविश्वास की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। फिर तुमने इन्हें इस हालत में क्यों रखा है? तुम क्या चाहती हो? क्या राज को खुश नहीं देखना चाहती? सीमा ने कांपते स्वर में पूछा। अब यह राज बाबू ही बताएंगे। नेहा की आवाज और भी खौफनाक हो गई। सीमा की रूह कांप उठी। नेहा ने आगे कहा, मैं चाहती थी कि राज बाबू मेरे साथ मरकर चले जाएं। जिंदा नहीं तो क्या हुआ? मरकर तो हमेशा के लिए मेरे होते। सीमा की नजरें अब राज की ओर गईं। उसकी आंखें असामान्य रूप से घूम रही थीं। बढ़ी हुई दाढ़ी और बिखरे बालों के कारण वह अब पहचान में नहीं आ रहा था। लेकिन यह दृश्य और भी भयानक लग रहा था। राज के मुंह से खून से सना झाग निकल रहा था। सीमा के होंठ कांप उठे। डर के मारे वह तुरंत उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों के सामने नेहा की आत्मा पूरी तरह से राज के भीतर समा चुकी थी। उसने खुद को तबाह कर लिया था। राज, राज! सीमा घबराते हुए उसके पास दौड़ी। राज की आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे। अगर यही तुम्हारी चाहत है नेहा, तो ले जाओ राज को, लेकिन उसकी यह हालत मत करो। मुझे भी मार दो। सीमा की तड़प पूरे माहौल में गूंजने लगी। कुछ ही देर में ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नेहा ने राज और सीमा के पैरों में लगे बंधन खोल दिए। राज अब भी सीमा को पहचान नहीं पा रहा था। अरे ओ नेहा, मेरी सीमा को लाई क्या? वह बड़बड़ाया, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। उसी समय अमीरचंद उसी बंगले पर पहुंचे जहां सीमा अक्सर रात से मिलने आती थी। अंकल, दरवाजा तो बंद है, रीटा ने चिंतित स्वर में कहा। बंगला तो यही है ना? तांत्रिक बाबा ने पूछा। हाँ बाबा जी। तांत्रिक ने घर का चारों ओर निरीक्षण शुरू किया। अपने सहयोगियों को मंत्र जाप करने का आदेश दिया। अचानक चारों ओर मंत्रों की गूंज फैल गई। पूरे वातावरण में अजीब बेचैनी फैल गई। तांत्रिक बाबा अब भी बंगले के चारों ओर घूम रहे थे। उनकी आंखों में गहरी खोज झलक रही थी। हो ना हो, सीमा यहीं कहीं है, अमीरचंद ने दृढ़ता से कहा। दरवाजे का ताला तोड़ दो। तभी एक झुकी हुई काया वाला बूढ़ा सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कौन हो तुम लोग? उसने भारी आवाज में पूछा। हम यहां किसी को ढूंढ रहे हैं, बाबा अमीरचंद ने उत्तर दिया। लेकिन यह मेरा घर है, यहां कोई नहीं है, बूढ़ा बोला। तांत्रिक बाबा ने आंखें मूंद लीं। उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। मेरी शक्ति कह रही है कि सीमा बिटिया यहीं कहीं है। अमीरचंद ने अपने नौकरों को इशारा किया। वे तुरंत बूढ़े को पकड़ने आगे बढ़े। तांत्रिक बाबा उसके सामने खड़े हुए और गहरी आवाज में बोले, सच सच बता दो, मुझसे बच नहीं पाओगे। यहां मेरे अलावा कोई नहीं रहता, बूढ़ा बोला। मंत्रोच्चार अब भी जारी था। माहौल और भयावह हो गया। अचानक रीटा हवा में लहराई और धड़ाम से गिर गई। कुछ क्षणों में वह उठ खड़ी हुई। एक डरावनी हंसी गूंजी। रीटा अब खुद पर नियंत्रण खो चुकी थी। तुम लोग भी आ गए? उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसमें नेहा की आत्मा वास कर चुकी थी। चुप रहो तुम सब, रीटा ने चीखते हुए कहा। यह मंत्र बंद करो, नहीं तो सीमा को मार डालूंगी। लेकिन मंत्रों का उच्चारण नहीं रुका। रीटा क्रोधित हो गई। उसने विकराल रूप लिया और झटके में तांत्रिकों पर हमला कर दिया। अगले ही पल चारों तांत्रिक हवा में उड़ते हुए उल्टे पेड़ पर लटके मिले।
उनके मुंह से खून की उल्टियां हो रही थीं। रीटा के अंदर घुसी नेहा की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने भयानक आवाज में कहा, मुझसे कोई होशियारी ना दिखाए। मैं चाहूं तो एक पल में सब बर्बाद कर सकती हूं। अगर मेरे साथ दोगे तो सब अच्छा होगा, वरना यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। तांत्रिक भी कुशल खिलाड़ी था। उसने समझ लिया कि यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। मौके का फायदा उठाकर उसने कहा, ठीक है, हमें तुझसे कोई लेना देना नहीं, बस सीमा को वापस कर दे। रीटा के अंदर की आत्मा हंसी। सीमा ही तो सारी फसाद की जड़ है, चलो मेरे साथ मिलो। सीमा से तांत्रिक ने सही समय देखकर नेहा के बापू को जकड़ लिया। रीटा पर भभूत राख फेंकते हुए मंत्रोच्चार करने लगे। यह क्या कर रहे हो? तांत्रिक नेहा, जो अब रीटा के भीतर समा चुकी थी, जोर से चिल्लाई, बापू को छोड़ो। जब तक तुम राज और त्रिशा को आजाद नहीं करोगे, मैं तुम्हें और तुम्हारे बापू को नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मेरे बापू को छोड़ दो। नेहा तड़पने लगी। तांत्रिक ने उसके ऊपर वशीभूत करने वाला भभूत फेंकना शुरू किया। धीरे धीरे नेहा उसके नियंत्रण में आने लगी। थक हार कर उसने कहा, ठीक है, मैं आजाद करती हूं, उन दोनों को आजाद कर देती हूं। नेहा पूरी तरह वश में आ चुकी थी। तभी एक झटके से दरवाजा खुला। डरावने बंगले में एक एक करके सभी अंदर पहुंचे। उन्हें एहसास हुआ जैसे उनके पीछे कोई है। थर थर कांपते हुए वे उस बड़े कमरे में पहुंचे जहां राज और त्रिशा बैठे थे। अंदर का नजारा देख सबकी रूह कांप गई। सारे सामान हवा में गोल गोल घूम रहे थे। त्रिशा राज के साथ बिस्तर पर बैठी थी और बिस्तर भी गोल गोल घूम रहा था। त्रिशा दुल्हन के भेष में, राज दूल्हे के गेटअप में था। पूरा बिस्तर फूलों से सजाया गया था, जैसे किसी शादी की पहली रात को सजाया जाता है। त्रिशा कराहते हुए अपनी बेटी को बुलाने लगी, लेकिन वह बेड पर मूर्ति की तरह बैठी रही। रीटा, जिसमें नेहा की आत्मा समाई थी, बोली, देख लिया अपनी बेटी को, अब आशीर्वाद दो, इन्हें हम उनकी शादी कराएंगे। राज ने घबरा कर बोला, अरे ओ नेहा, मेरी त्रिशा को लेकर आई क्या? रीटा की आवाज में सुनाई दिया। राज, देखो तो सही, आपके पास ही तो है त्रिशा। राज ने त्रिशा की तरफ देखा। देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ओ त्रिशा, मैं राज हूं। त्रिशा कुछ नहीं बोल सकी, बस टक टक देखे जा रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पागलों की तरह राज त्रिशा से सवाल करता रहा, कुछ बोलो त्रिशा, मैंने तुम्हें बुलाया है, क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो? तभी कमरे में एक बूढ़ा आदमी प्रवेश किया, हाथ में तेज धारदार कटार लिए हुए। अब किस बात की देरी है नेहा, ले लो अपना बदला। नेहा की आत्मा बोली, नहीं बापू, मुझे कोई बदला नहीं लेना है। इस आग में मैंने कितनों को मारा, अब नहीं। क्या मतलब अब नहीं? बूढ़ा अचंभित हुआ। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की नहीं बापू, ये मेरा भ्रम था। मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की और दोष त्रिशा पर डाला। आपने भी मुझे समझाया और मैं निकल गई। नेहा की आवाज में अब शांति थी। देखो, यह राज और त्रिशा का प्यार अधूरा था, उसे मुकम्मल कर दिया। बस राज की ख्वाहिश थी कि त्रिशा उसे चाहिए। राज से ऐसा बोला। नेहा, रीटा के अंदर से आवाज आई, राज बाबू देखो त्रिशा। राज अब कुछ कुछ पहचानने लगा। त्रिशा मौन थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राज ने उसकी आंखें छूते हुए कहा, मेरी त्रिशा, मैंने कितना इंतजार किया, तुम अब आई। त्रिशा अब बुद्ध बन चुकी थी। राज भी रोते रहे। अमीर चंद ने कहा, तुम दोनों को ले जाऊं, याद रखना मैंने इनकी शादी कराई है। राज बाबू को वादा था, अगर कोई टांग अड़ाई हुई तो मैं हूं। राज बाबू, अब मैं जाती हूं, मुझे माफ करना। त्रिशा ने कहा, मैंने तुम पर बहुत जुर्म किए। रीटा के अंदर से आत्मा बाहर निकली। रीटा धड़ाम से फर्श पर गिरी और मूर्छित हो गई। बूढ़े की आंखों में अपनी बेटी के लिए आंसू थे। नेहा वहां से गायब हो गई, लेकिन छोड़ गई थी एक ऐसी मिसाल जो शायद कभी किसी ने नहीं सुनी थी। यह थी अधूरी मोहब्बत राज और त्रिशा की, जिसे नेहा की आत्मा ने मुकम्मल कर दिया। अब दोनों बिल्कुल ठीक थे। उनकी एक बेटी भी हुई जो अभी 6 साल की थी। एक बार फिर राज और त्रिशा उदयपुर के उसी बंगले पर ठहरते हैं। सुबह की चाय के साथ दोनों नेहा की यादों को मिस करते हैं। पीछे से तोतली आवाज आई, राज बाबू, नाश्ता तैयार है। राज और त्रिशा मुड़कर अपनी बेटी को देखते हैं और हंसने लगते हैं। राज नेहा को याद करता है। आशा है कि इस कहानी ने आपको वही डर, रहस्य और रोमांच दिया होगा जिसकी आप तलाश कर रहे थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली डरावनी और रोमांचक कहानियों को मिस ना करें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।